है। पिताजी ने मुझे जिंदगी में कभी एक्सेप्ट नहीं किया, आज के डेट तक मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं किया है एज द वे आई एम। सवेरे उठने से लेके रात के गुड नाइट तक अगर कोई बच्चे को कंटिन्यूसली 24/7 वो ताना देते रहे, इट्स जस्ट नॉट फ्रॉम योर फादर, बट जो भाई बहन होते। तो आपके भाई बहन ने भी आपको कभी एक्सेप्ट नहीं किया, कबूल नहीं किया आपको? कभी नहीं। और इतनी नेगेटिविटी मुझे मिली है मेरे परिवार से कि बिना सोचे बिना समझे मैंने सीधा अपने घर से वॉक ऑफ कर दिया है। एंड आई टोल्ड माई फादर, ऐसे नहीं कि मैंने बिना बोले उनको चले गई। अच्छा। मैंने उनको बोला कि मैं घर छोड़ के जा रही हूँ। तो उनका क्या रिस्पॉन्स था? गेट लॉस्ट। उन्होंने रोका नहीं आपको? कभी नहीं। तो बहुत मुश्किल हुआ होगा आपके लिए, आप 14 साल के थे, फिर घर छोड़ के आप कहाँ गए? बॉम्बे सेंट्रल स्टेशन, 3 स्टेशन दूर पे बॉम्बे सेंट्रल स्टेशन है। एक दिन तो रोने धोने में गया, दूसरे दिन पॉकेट, वो जितना पॉकेट में पैसा था, आई थिंक आई हैड कैरिड ओनली 16 रुपीज इन माय पॉकेट। 16 रुपए था आपके पास? सिर्फ 16 रुपये। और 16 रुपये एक दिन में मैंने खर्च कर लिया, भूख लगी थी। तीसरे दिन एक व्यक्ति ने मुझे ऑफर किया एक वड़ा पाव और एक ग्लास, चाय की कटिंग ग्लास आती है, और वो व्यक्ति किन्नर थे, हिजड़ा समाज के थे। तब उन्होंने मुझे वहां से रे रोड लेके गए और मेरी जिंदगी रे रोड से शुरू हुई। जी जी। क्या क्या चीजें आपको करनी पड़ी उस वक्त, उस दौर में? उनके समाज में ढलने के लिए, उनके साथ रहते हुए उनके रंग में रंगने के लिए मैंने अपने आप को वहां पे मोल्ड करना सीखा। हमारे हिजड़ों में एक बड़ी चीज होती है जो हम बोलते ताली। ताली एक्चुअली वहां पे मैंने सीखा। मुझे 4 महीने लगे मेरे शोल्डर लेंथ तक मेरे बाल आने के लिए। जी। मैंने भीख मांगना शुरू किया ट्रेन में, क्योंकि मुझे मेरा पेट पालना था। आप समझ सकते हो कि एक बच्चे के लिए जो कभी जिंदगी में आउटडोर नहीं देखा, ऑल ऑफ अ सडन अगर वो ट्रेन में जाके भीख मांगता है या सिग्नल पे खड़े रह के हाथ फैलाता है, यू कैन इमेजिन वो कितना डिफिकल्ट होगा। सामने के वाले के लिए उतना डिफिकल्ट नहीं होता क्योंकि वो अपना शीशा चढ़ाता है, पर मांगने के लिए वो कितना डिफिकल्ट रहता है। और उस दौरान जस्ट बिकॉज मेरे पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं था, मेरे पास कोई जॉब नहीं थी, रात को हाईवे पे खड़ी रही। सॉरी, मुंबईया भाषा में हम बोलते धंधा करने के लिए मैं खड़ी थी, सेक्स वर्क के लिए मैं खड़ी थी। तब मैं कंफर्टेबल नहीं थी, मुझे घिन आती थी। तो मेरे फ्रेंड को मैंने बोला कि देखिए, मैं आई थिंक आई एम नॉट कंफर्टेबल, ये मुझसे नहीं हो रहा है, कोई नाचने गाने का होगा तो बताइए ना। तो खार स्टेशन के बाहर वेस्ट में एक डांस बार था, तो उसने एक टाइम ऐसे ही बात कर लिया था। तो उस सेठ ने बोला था कि अगर आपके पास कोई ऐसा हिजड़ा है तो आप लेके आइए मेरे बार में, वो ओपनिंग गाना उनको दे देवे, क्योंकि पहले तो साई बाबा की आरती होती है, उसके बाद फिर तुमको नचवा सकते हैं। अच्छा, बार में साईं बाबा की आरती से शुरू करते हैं? सबसे पहले शुरू होती है, वो गुड लक लाते हैं, बोलते हैं लोग। अच्छा। तो लगा दिया काम पे। वहां से आपकी एक तरह से कमाई शुरू हुई, और साथ में साथ दुनिया को जानने की नजरिया मेरा बदलने लगा। जब थोड़ा पैसा जमा हो गया, अराउंड 17 इयर्स, तब मैंने सोचा चलो यार फिर पढ़ाई कर लेते यार, जिंदगी में काम आएगा पढ़ाई भी। तो फिर आपने दोबारा पढ़ाई उठाई? जी, पर वो भी कंप्लीटली इलीगल वे से। कैसे? डुप्लीकेट बोनाफाइड सर्टिफिकेट निकाला। अच्छा। और चर्च गेट में एक नामी कॉलेज है, उसमें मैंने एडमिशन लिया। हाँ। नकली माँ बाप बनाए कस्टमरों से रिक्वेस्ट करके नकली माँ बाप बनाए। कॉलेज में एंट्री मिला। हाँ। सवेरे कॉलेज जाते थे, रात को वही डांस बार में 5 साल ऐसे ही जिंदगी गई मेरी। ग्रेजुएशन किया आपने? ग्रेजुएशन कंप्लीट करी। वाह, वही पैसे से। अमेजिंग। उसके बाद आपकी जिंदगी कैसे गई? आप एक दफा ग्रेजुएट हो गई, उसके बाद? उस दौरान हमारे बार में कभी कभार ये HIV प्रचार करने के लिए लोग आते थे। HIV के बारे में समझाने के लिए, उसके बारे में जानकारी देना। तो वॉलंटियर बन गए वहां पे। तो वहां से मैंने NGO सेक्टर में अपनी जिंदगी शुरुआत की। वन फाइन डे 2010 में मुझे इंडिया HIV एड्स अलायंस से फोन आया। उन्होंने मुझे ऑफर दिया, और आज करीबन 4 साल से मैं नेशनल लेवल पे एक नेशनल प्रोग्राम संभाल रही हूँ। और ये प्रोजेक्ट 17 स्टेट्स में आज चल रहे हैं। और मैं बहुत गर्व मुझे महसूस होता है कि मैंने अपनी जिंदगी एज अ बार डांसर, सेक्स वर्कर, फिर पीयर एजुकेटर, आउटरीच वर्कर, और आज मैं एक नेशनल लेवल पे जाके बैठी हूँ। क्या बात है। तो हिजड़ा समाज में जो आपका जो एक सफर रहा, एक जर्नी रही, उसके बारे में हमें कुछ बताइए। देखो, स्टिग्मा और
डिस्क्रिमिनेशन तो ये हमारा बोलते हैं ना चोली दामन का ये है। लोग सोचते हैं कि हिजड़े बड़े बदतमीज होते हैं, गालियां देते हैं, उनको सिर्फ उनके पैसे से मतलब होते हैं। पर हमेशा एक बात याद रखना, ताली दो हाथ से बजती है। पैसे से मतलब इसलिए होते हैं क्योंकि तुमने जॉब नहीं दिया आज तक। बिल्कुल सही कहा आपने। आज अगर आप छोटी सी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले जाओ, हाँ, ठीक है, जब तक बदतमीजी ना करोगे तब तक तुम्हें तुम्हारा अधिकार नहीं मिलेगा। मैं जब टेस्टिंग के लिए लेके जाती थी लोगों को, डॉक्टर हाथ लगाने से कतराते थे। दोस्तों मैं सभी को बताना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट का हाल ही में एक जजमेंट आया है जिसके अनुसार जो हिजड़ा समाज है उनको तीसरा लिंग का ओहदा दिया गया है और अब जितने सरकारी डिपार्टमेंट्स हैं उन्हें भी इस बात को कबूल करना होगा और उस अनुसार ही आगे काम करना होगा। तो हमें बताइए, एलजीबीटी कम्युनिटी में हिजड़ों की क्या डेफिनेशन है या कहाँ आप अपने आप को पाते हैं? हिजड़ा वो इंसान होता है जो एक रिचुअल, एक कस्टम्स और एक परंपरा अपने खुद से जुड़ता है उसके साथ, उसको एक ओर्थ लेना पड़ता है, एक शपथ लेता है, तभी वो हिजड़ा कहलाता है। और हिजड़ा बेसिकली हिजड़ा क्या होता है, क्या माँ बाप के साथ इंसान क्यों रहता है? एक सोशल सपोर्ट पाने के लिए। जब मैंने घर छोड़ा था तब मेरे पास कोई सोशल सपोर्ट नहीं था। वो सोशल सपोर्ट मेरे टाइम पे जो मेरे रास्ते के बीच में आ गया, मैंने उसे अपना लिया। आज मुझे एक सोशल सपोर्ट है, मेरी गुरु है, मेरे गुरु भाई लोग हैं जो मुझे देखेंगे, जो मेरे लिए वरीड है। तो आपने कभी पीछे मुड़ के अपने फैमिली को फोन किया, उनके पास आप दोबारा गए, कभी ऐसा मौका भी आया? एक बार फोन करके डैडी से बात किया तो डैडी ने स्ट्रेटली बोल दिया, तू हमारे लिए कब से मर गया है। एंड ही बैंग द फोन डाउन। तब उम्मीद की सारी दरवाजे बंद हो गई। ये आपके लिए बहुत मुश्किल हुआ होगा टू एक्सेप्ट कि मेरे फैमिली ने मुझे टोटली रिजेक्ट कर दिया है। यस, तभी यस। पर आज मैं अपने आप को जहां पे देखती हूँ, मेरे एक छोटी सी दुनिया में मैं जहां पे रहती हूँ, मैं बोलती हूँ अच्छा ही हुआ। नहीं मांगता ऐसे माँ बाप। आप समाज को क्या कहना चाहेंगी? क्यों हम हिजड़ा कम्युनिटी को एक्सेप्ट नहीं करते एक इंसान के तौर पे? ऊपर वाले को जिस नाम से भी बोलो, उसने सबसे ब्यूटीफुल और सबसे बेहतरीन चीज जो बनाई है इस दुनिया में, वो इंसान है। और यदि अगर हम उसी चीज की अगर हम कदर ना करें तो फिर वो कदर क्या हुई? हम डिसरिस्पेक्ट उससे ही कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये वक्त आ गया है कि हमें बदलना चाहिए और अपने अंदर झांक के अपने आप को पूछना चाहिए, मुझे क्या चीज़ रोक रही है कि मैं किसी इंसान को इज्जत और प्यार न दूं। बहुत बहुत शुक्रिया सिमरन जी हमसे बातचीत करने का। थैंक यू सो मच।